अगर हम गूगल पर एनपीएस सर्च करें तो दो स्कीम्स खुलकर आती हैं, नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एनपीएस को हटाकर वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2023 में इस बढ़ती मांग की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी सेटअप कर दी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में हाइब्रिड पेंशन रिकमेंड की है विद गारंटीड मिनिमम पेंशन। आपको ये जानना जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि वो अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम रीस्टार्ट करने का डिसीजन ले रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने और न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने की मांग क्यों कर रहे हैं। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर न्यू पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और साथ ही न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2003-2004 के बजट में वाजपेयी लेड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने जा रही है और उसकी जगह पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। सब्सिक्वेंटली 1 जनवरी 2004 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि न्यू पेंशन स्कीम किस पर लागू होती है। तो एनपीएस सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू है जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है। लेकिन ये स्कीम आर्म फोर्सेस पर लागू नहीं होती। इस स्कीम को इंडिपेंडेंट पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत दो अकाउंट्स होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 अकाउंट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी है जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपनी 10% ऑफ द सैलरी दैट इज बेसिक पे कंट्रीब्यूट करना होता है, जो उनकी सैलरी में से हर महीने डिडक्ट हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। पहले ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बराबर होता था, यानी 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये 14% हो गया। यानी अगर किसी की सैलरी 100 रुपीज है तो 10 रुपीज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और 14 रुपीज गवर्नमेंट। लेकिन टायर 1 अकाउंट से गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल की उम्र में या उसके बाद ही एग्जिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिर्फ 60% ऑफ द पेंशन फंड ही विथड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 40% पेंशन फंड से उन्हें आईआरडीए रेगुलेटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदनी होगी, जो कि मैंडेटरी है ताकि एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट्स को लाइफ टाइम पेंशन मिल सके। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल से पहले ये स्कीम छोड़ना चाहे तो उसे 80% पेंशन फंड का यूज आईआरडीए रेगुलेटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदने में करना होगा। अब बात आती है टायर 2 अकाउंट की। टायर 2 अकाउंट ऑप्शनल होता है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट चाहें तो इसे खोल सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं खोलें। टायर 2 अकाउंट बेसिकली एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब चाहे पैसा विथड्रॉ भी कर सकते हैं। क्योंकि अब हम न्यू पेंशन स्कीम को समझ चुके हैं तो अब ये जरूरी है कि हम ये देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंसेस। ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज को उनकी 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस टीए दिया जाता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के टाइम पर फिक्स्ड पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। उधर ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज को जीपीएफ मिलता है, लेकिन एनपीएफ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जीपीएफ अवेलेबल नहीं होता है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो एम्प्लॉयज को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना होता है, पूरा पेंशन का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जाता है, जबकि एनपीएस में पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से भी डिडक्ट होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ के फंड से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, ये एक सिक्योर्ड पेंशन स्कीम है, जबकि एनपीएस में पूरा पैसा पीएफटीआरए के पास जमा हो जाता है, जिसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, बेसिकली इक्विटी और डेट में, ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 100 रुपीज है तो जैसे हमने डिस्कस किया तो 10 रुपीज एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूट होंगे और 14 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से, मीन्स 24 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट होंगे पेंशन फंड में, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट के बाद अगर
अगर रिटर्न 10 रुपए हो या 1000 रुपए, वो एम्प्लॉय का ही होगा। इन शॉर्ट, न्यू पेंशन स्कीम में जो भी रिटर्न मिलेगा वो शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पेंशन मिलेगी। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जीपीएफ के इंटरेस्ट पर कुछ भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर मार्केट के अकॉर्डिंगली जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना हो। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन रिवाइज होती रहती है क्योंकि डीए रिवाइज होता रहता है, जिसकी वजह से पेंशन भी बढ़ती रहती है। इससे पेंशनर्स को अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में काफी मदद मिलती है। दूसरी तरफ न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही उन पर डीए लागू होता है। शायद यही वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फिर से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से गवर्नमेंट लायबिलिटीज कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंगली 30 साल में ही क्यूमुलेटिव पेंशन बिल ऑफ स्टेट्स जो 1990-91 में 3131 करोड़ था, वो 2020-21 में 3,86,001 करोड़ तक पहुंच गया था। और इस तरह बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन पेमेंट में चला जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ना तो गवर्नमेंट को लॉस हो और पेंशनर्स को पेंशन भी मिल जाए। इसलिए ये जरूरी है कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लेवल पर फुल टैक्स कलेक्शन किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाएगा, साथ ही स्टेट्स को भी ज्यादा बजट एलोकेट हो सकेगा, जिसकी वजह से पेंशनर्स को पेंशन देने में काफी आसानी हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा, रिटायर्ड पर्सन्स वही लोग हैं जिन्होंने हमारे और हमारे देश के लिए कई सालों अपना पसीना बहाया और खूब मेहनत करके इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। आज हम उनके लिए जो कुछ कर सके वो कम है। बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए देखते रहिए बैटरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।